हेलो दोस्तों नीट पीजी राउंड 3 काउंसलिंग का फाइनल अलॉटमेंट रिजल्ट आ चुका है, तो आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों मैं चेक कर रहा था कि बहुत सारे स्टूडेंट के कई सारे डाउट्स हैं कि अगर ये हो जाए तो क्या होगा, ये हो जाए तो क्या होगा। तो इसलिए मुझे लगा कि सारे पॉसिबल सिनेरियोज़ पे राउंड 3 के बाद क्या पॉसिबल सिनेरियोज़, क्या पॉसिबल ऑप्शंस हम लोगों के पास अवेलेबल हैं, क्यों ना हम उनसे रिलेटेड सब बातें एक बार में ही बता दें, सो दैट सब लोगों के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। तो दोस्तों राउंड 3 ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग एमसीसी जो कि फिनिश हो चुका है, जिसका रिजल्ट भी आ चुका है। एक सिनेरियो यहाँ पे बनता है, अगर आपको कोई सीट अलॉट नहीं हुआ, आपने चॉइस फिलिंग करी, या तो आप फ्रेशली रजिस्टर्ड कैंडिडेट थे, या आपके पास राउंड 1 राउंड 2 का सीट था बट आपने रिज़ाइन कर दिया, फिर आपने राउंड 3 में चॉइस फिलिंग किया बट उस चॉइस फिलिंग में आपको कोई सीट नहीं मिला, या फ्रेशली रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं, आपको कोई सीट नहीं मिला, तो क्या? तो दोस्तों आप एलिजिबल हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए। तो इस केस में ये वाले कैंडिडेट स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है, ओके। या फिर आपने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया हुआ था और राउंड 3 में आपका अपग्रेडेशन नहीं हुआ, तो राउंड 2 में आपके पास जो सीट थी, यानी राउंड 2 में आपकी जो पोजीशन थी वही फाइनल मानी जाएगी, यानी R2 तक जो आपका पोजीशन था उस पोजीशन को ही फाइनल माना जाएगा और आप स्ट्रे राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हैं, ना ही अब आप आगे रेजिग्नेशन दे सकते हैं। ऑफिशियली कोई रेजिग्नेशन का प्रोविज़न नहीं है, स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए भी आप नहीं जा सकते, यानी जो आपके पास है आपको उसी में सेटिस्फाई रहना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि 3 महीने 4 महीने कोर्स करने के बाद बीच में लेफ्ट कर दें, बहुत डेंजरस सिचुएशन है, क्योंकि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इंस्टीट्यूट के पास होते हैं। ऐसे मामलों में कैंडिडेट को कई सालों के लिए मेडिकल इंस्टीट्यूशन से डी बार कर दिया जाता है, या मेडिकल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने से डी बार कर दिया जाता है कई सालों के लिए, और बीच में कोर्स लेफ्ट करने की कई सारी पेनल्टी भी आपको देनी पड़ सकती है। तो इसलिए इसके बारे में बिल्कुल मत सोचना। राउंड 1 राउंड 2 में जो भी आपको सीट मिला है वही फाइनल होगा। अगर राउंड 3 में आपका अपग्रेडेशन नहीं हुआ है तो आपको कंटिन्यू करना है, आगे कुछ नहीं सोचना। अगर आपका अपग्रेडेशन हो जाता है तो क्या? अगर आपका अपग्रेडेशन हो गया है राउंड 3 में, तो पहले आप अपने राउंड 2 के इंस्टीट्यूट में जाएंगे, वहाँ से अपना रिलीविंग लेटर लेंगे जो एमसीसी की तरफ से भेजा जाता है इंस्टीट्यूट को। तो वहाँ से आप अपना रिलीविंग लेटर लेंगे, चाहे हार्ड कॉपी लें चाहे उसका पीडीएफ लें। दूसरा, आपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करा रखे हैं अपने R2 इंस्टीट्यूट में, तो आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कलेक्ट करेंगे। तीसरा, आपने जो फी सबमिट किया है उसके रिफंड के लिए आप अप्लाई करेंगे। आपको रिफंड 5, 10, 15 दिन जितना भी अलग अलग इंस्टीट्यूट का प्रोटोकॉल होता है, तो आपको अपना रिफंड कुछ समय बाद मिल जाएगा। यानी R2 इंस्टीट्यूट में जाके फिजिकली आपको अपने डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने हैं, आपको वहाँ से रिलीविंग लेटर लेना है और वहाँ से आपको अपने फ़ी रिफंड के लिए अप्लाई करना है। उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद आप जाएंगे R3 इंस्टीट्यूट में, यानी राउंड 3 में अपग्रेडेशन के बाद राउंड 3 में जो आपको इंस्टीट्यूट मिला है आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे। वहाँ पे अपना रिलीविंग लेटर सबमिट करेंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे और न्यू फीस सबमिट करेंगे जो उस इंस्टीट्यूट की होगी। बोले पहले वाली फ़ी का क्या? पहले वाला फीस आता रहेगा, आप अपने एंड से मैनेज कीजिए नई फ़ी को, क्योंकि इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट फीस ट्रांसफ़र का प्रोविज़न नहीं होता MDMS के केस में, राइट। चलिए, तो ये बात हो गई और हमें 3 फ़रवरी तक लास्ट डेट है ज्वाइनिंग की, तो 3 फ़रवरी तक हमें हर हाल में ज्वाइन करना है और ज्वाइनिंग करते ही इमीडिएटली हमें अपने नोडल ऑफिसर को बोलना है अपने कोर्स को स्टार्ट करने के लिए। अगर आपने पहले राउंड 2 में मान लो 1 महीने का कोर्स आप वहाँ पे राउंड 2 में कर चुके हैं,
तो राउंड 2 में जो आपने 1 महीने का 1.5 महीने का जो कोर्स कंप्लीशन किया है, उस कोर्स कंप्लीशन का राउंड 3 में कोर्स कंप्लीशन से कोई लेना देना नहीं है, यानी वो 1.5 महीने की वैल्यू यहाँ पे ऐड नहीं होगी। वो 1.5 महीने का जो स्टाइपेंड है उसका यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है। राउंड 3 में आप जब ज्वाइन करेंगे तो आप एक फ्रेश कैंडिडेट माने जाएंगे, चाहे आप अपग्रेडेशन करके आए हैं राउंड 2 से, तो एक फ्रेश डेट से आपके कोर्स की स्टार्टिंग होगी, वहीं से आपका डॉक्यूमेंट में एंट्री होगा, राइट, ओके। लेकिन एनबीई के केस में हमें फिजिकली जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको फ्रेशली कोई सीट अलॉट होता है एनबीई प्रोग्राम में, चाहे वो डीएनबी प्रोग्राम है, चाहे वो एनबीई डिप्लोमा प्रोग्राम है। उस केस में आपको ओपीजेआर से सारी प्रोसेसिंग करनी होती है, जो कि ऑनलाइन पोर्टल है फॉर ज्वाइनिंग एंड रिपोर्टिंग। तो ओपीजेआर से लॉगिन कीजिए, आपका डेटा ऑलरेडी एमसीसी वहाँ पे भेज चुका होता है। तो ओपीजेआर से जब आप लॉगिन करेंगे तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, आप अपना फ़ी सबमिट करेंगे 1.25 लाख, आप अपना डिक्लेरेशन सबमिट करेंगे, ठीक है। इट मीन्स आपको ऑफिशियली किसी इंस्टीट्यूट में जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप ओपीजेआर से अपनी रिपोर्टिंग करेंगे और रिपोर्टिंग होने के बाद आप फिजिकली अपने ज्वाइनिंग और रिपोर्टिंग इंस्टीट्यूट में जाएंगे। यानी पहला काम किसकी हेल्प से होगा? ऑनलाइन पोर्टल ओपीजेआर की हेल्प से होगा। उसके बाद आपको फिजिकली अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाना होता है, ठीक है। चलिए, ओके। उसके बाद अगर आता है कि आपको राउंड 3 एमसीसी ऑल इंडिया कोटा में कोई सीट अलॉट नहीं हुआ है, बट आपको स्टेट के राउंड 3 में सीट अलॉट हो गया, तो स्टेट के राउंड 3 में अगर आपको सीट अलॉट हुआ है तो आपको वो सीट ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि रेजिग्नेशन का या सीट को ज्वाइन ना करने का ऑप्शन होता नहीं है। तो इट मीन्स कि आपको स्टेट के राउंड 3 में जो सीट मिला है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। जैसे आप ज्वाइन कर लेते हैं तो हमें पता है स्टेट अपने डाटा को शेयर करता है एमसीसी के साथ। तो आपके हाथ में एक सीट आ चुका है जो कि आपको मिला है स्टेट के राउंड 3 में, वो एंट्री हो जाएगी एमसीसी के रिकॉर्ड में। इसीलिए आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि एक कैंडिडेट एक ही सीट होल्ड कर सकता है। सो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर स्ट्रे राउंड। तो ये कुछ पॉसिबिलिटी हो गई। आगे चलते हैं, कुछ और पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं। व्हेन न्यू ज्वाइनिंग टू R3 इंस्टीट्यूट वेदर फ्रेश और अपग्रेडेड। R3 इंस्टीट्यूट में आप जा रहे हैं, यानी राउंड 3 में जो आप इंस्टीट्यूट आपको मिला है उसमें जा रहे हैं, तो किन बातों का हमें ध्यान रखना है? चाहे आप फ्रेशली एंटर्ड या फ्रेशली अलॉटेड कैंडिडेट हैं, चाहे आप R2 से R3 में अपग्रेडेड कैंडिडेट हैं, तो इसका हमें ध्यान रखना है। ये बातें मैंने बता दी कि R3 राउंड 3 में अगर आपका अपग्रेडेशन हुआ है तो भी, या राउंड 3 में आपकी फ्रेश अलॉटमेंट हुई है तो भी, तो एमसीसी की तरफ से आपको जो अलॉटमेंट लेटर दिया जाएगा तो आप अलॉटमेंट लेटर अपना लेंगे, अलॉटमेंट लेटर आप अपना कलेक्ट करेंगे प्लस अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ। तो आपके पास आपका अलॉटमेंट लेटर होगा, चाहे आप अपग्रेडेड हैं चाहे आप फ्रेशली अलॉटेड हैं, तो आपके पास एमसीसी का अलॉटमेंट लेटर होगा राउंड 3 का, आपके पास अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होंगे, आपके पास अपनी फ़ी होगी और आपके पास रिलीविंग लेटर होगा राउंड 2 इंस्टीट्यूट का, इफ यू आर ए अपग्रेडेड कैंडिडेट, राइट। तो वहां पे जाके ये सब चीजें सबमिट करेंगे और इमीडिएटली अपना कोर्स स्टार्ट करने के लिए बोलेंगे। और अगर आपका एनबीई टू एनबीई ट्रांसफर हुआ है तो क्या करें? यानी पहले भी आप एनबीई प्रोग्राम में थे R2 में, R3 की काउंसलिंग में भी आप एनबीई के प्रोग्राम में आ गए हैं, तो दोस्तों उस केस में आप ये सारी फॉर्मेलिटी ओपीजेआर से करेंगे। बस ओपीजेआर फिल करते हुए अब हमें नया फी सबमिट नहीं करना है, क्योंकि एनबीईएमएस अपने आप इस फी को नया जो इंस्टीट्यूट है यानी R3 का जो अलॉटेड इंस्टीट्यूट है उसको ट्रांसफर कर देगा। तो आपको जस्ट अपनी रिपोर्टिंग ओपीजेआर से करनी है सारी फॉर्मेलिटी, एक्सेप्ट सबमिशन ऑफ न्यू फीस। यहाँ पे आपको नया फीस सबमिट करने का जरूरत नहीं है, यानी R2 में जो आपका फीस था R3 में वही फीस आपकी एडजस्ट हो जाएगी न्यूली ज्वाइंड इंस्टीट्यूट के साथ। ओके,
लेकिन अगर एक सिचुएशन आती है कि पहले आपके पास एनबीई प्रोग्राम का कोई सीट था, अब आपके पास एमडीएमएस का है, तो क्या करें? तो सीधा जो आपका एमडीएमएस का इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है R3 में, आप वहां पे जाएंगे, क्योंकि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो आपके पास हैं ही। R2 में आपके पास एनबीई का प्रोग्राम था, वहां जाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो आपके पास हैं ही। तो आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे R3 इंस्टीट्यूट में, और R3 इंस्टीट्यूट में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ साथ आप एमसीसी का अलॉटमेंट लेटर लेके जाएंगे, अपनी फ़ी लेके जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से अपन ये सब चीज़ें करेंगे। ठीक है, हाँ, अब एनबीई को जो फी दिया था वो एनबीई आपको रिफंड करेगा। R3 का जो इंस्टीट्यूट है वो आपकी फी रिफंड नहीं करेगा। एनबीई में आप थे, एनबीई के प्रोग्राम में थे आप राउंड 2 में, तो राउंड 2 में एनबीई को आपने जो 1,25,000 रुपये दिया है वो एनबीई आपको वापस देगा, लेकिन उस पैसे के आने का हम इंतज़ार तो कर नहीं सकते। आप अपने एमडीएमएस के कॉलेज में जाएंगे और ये सब फॉर्मेलिटीज़ आके वहाँ पे पूरा करेंगे, लेकिन साथ में जो OPJR है वहाँ पे आप बताएंगे, वहाँ पे आप इन्फॉर्म करेंगे कि आपने NBEMS से ट्रांसफ़र ले लिया है MDMS के प्रोग्राम में। ये सब चीज़ें OPJR से हो जाएंगी, यानी आपको फिजिकली दो जगह जाने की जरूरत नहीं है। जो अपग्रेडेड होगा सिर्फ उसी को 2 जगह जाना है, R2 का इंस्टीट्यूट, R3 का इंस्टीट्यूट। जो फ्रेशली अलॉटेड है उसको 2 जगह नहीं जाना, उसको सिर्फ R3 इंस्टीट्यूट में जाना है। जो NBEMS से MDMS प्रोग्राम में आया है उसको भी सिर्फ एक ही जगह जाना है, MDMS प्रोग्राम का जो इंस्टीट्यूट मिला है R3 में उसमें जाना है, क्योंकि NBEMS वाली जो रिफंड की जो एप्लीकेशन है ये सब चीज़ें आप ऑनलाइन पोर्टल से कर लेंगे। अगर फ्रेश अलॉटमेंट होता है एनबीई प्रोग्राम में राउंड 3 के अंदर तो क्या करें? तो आपको नए सिरे से OPJR फिल करना पड़ेगा और अपना फ़ी और अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे ऑनलाइन पोर्टल पे, राइट। तो ये सब सिनेरियो मैंने बता दिया है। अब एक थर्ड सिचुएशन और आती है, ये बड़े हाइपोथेटिकल से क्वेश्चंस कई बार बच्चों के दिमाग में आते हैं, तो उनमें से कुछ क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ। एक चीज़ ध्यान रखना, हम मेनली जो रेफरेंस लेके चलते हैं वो हम MCC ऑल इंडिया कोटा का रेफरेंस लेके चलते हैं। अब इतने सारे स्टेट हैं, सब की जो गाइडलाइंस होती हैं वो अलग अलग होती हैं। अब हर एक स्टेट की काउंसलिंग गाइडलाइन हम लोग नहीं पढ़ सकते, तो इसीलिए मैं जो चीज़ें आपको सजेस्ट करता हूं उसे आप कंफर्म करने के लिए एक बार अपनी स्टेट अथॉरिटी से कंफर्म जरूर करें उस चीज़ को, या तो टेलीफोनिकली करें या आप फिजिकली वहाँ पे विजिट करके इंफॉर्मेशन को कंफर्म करें। ठीक है, क्योंकि आपके कैरियर का सवाल है, तो मैं अपने नॉलेज, अपने पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखूँगा, बट उस चीज़ की और कंफर्मेशन के लिए या यूँ के 100% कंफर्मेशन के लिए एक बार आप अपनी स्टेट अथॉरिटी से ज़रूर कंफर्म करें। ये मेरी तरफ से डिक्लेरेशन है। तो ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस हैं, जैसे कि गेट राउंड 3 सीट बट नॉट ज्वाइंट। MCC के राउंड 3 में आपको सीट मिला, आपने ज्वाइन नहीं किया, तो क्या? तो आप इस साल के लिए MCC की काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे। किसी भी स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आप एलिजिबल नहीं है, यानी ये चीज नहीं होगी। हाँ, मोस्ट ऑफ द केसेस में, एक्सेप्ट महाराष्ट्र में भी सम अदर स्टेट ऑल्सो, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आप स्टेट के 3rd राउंड में अभी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, एक सिनेरियो है, गेट R3 सीट इन स्टेट बट नॉट ज्वाइन। स्टेट के राउंड 3 में सीट मिल जाता है बट ज्वाइन नहीं किया। स्टेट के राउंड 3 में सीट मिल जाता है बट ज्वाइन नहीं किया, तो स्टेट की काउंसलिंग प्रोसेस से आप बाहर हो जाएंगे। फर्दर आप स्टेट की काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे, लेकिन आप MCC के स्ट्रे राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि MCC के साथ आपने चीटिंग नहीं की है, आपने चीटिंग स्टेट के साथ की है। स्टेट ने आपको पनिश किया है। पनिशमेंट क्या है कि अब आगे के राउंड में आप स्टेट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, बट MCC के अंदर फ्रेश रजिस्ट्रेशन मान लो आपने किया, और फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके आप स्ट्रे राउंड में MCC में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप कोर्स कर रहे हैं राउंड 1 या राउंड 2 में जो सीट मिला उससे, तो अब उस सीट को लेफ्ट करने का, रिजाइन करने का हमारे पास ऑप्शन नहीं है, रिजाइन नहीं कर सकते। तो हम सीट को रिजाइन नहीं कर सकते, ना ही तो सीट को रिजाइन करके हम स्ट्रे
एमसीसी के वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ना ही इस सीट को रिजाइन करके हम स्टेट के 3rd राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें रेजिग्नेशन करने के बहुत सारे मौके दिए गए थे, बहुत बार टाइमिंग को एक्सटेंड किया गया था, बट हमने सोचा नहीं तब तक भी रेजिग्नेशन के बारे में। तो अब आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा अपना प्रोग्राम। लेकिन फिर भी अगर आप नहीं मानते हैं और कोर्स को बीच में ही लेफ्ट द कोर्स टू पार्टिसिपेट इन 3rd राउंड ऑफ स्टेट और स्टे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यानी आप बीच में अब छोड़ के भाग के 3rd राउंड स्टे राउंड एमसीसी का या 3rd राउंड स्टेट का उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। आपको आगे के लिए मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन के लिए डी बार किया जा सकता है। तो इन चीज़ों के बारे में आपके दिमाग में और भी हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस हो सकते हैं मेरे ख्याल से। तो उन हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस का सही आंसर ये है कि इस टाइप के क्वेश्चंस के जवाब आपको क्लियर कट कहाँ से मिलेंगे, अपनी स्टेट अथॉरिटी से मिलेंगे, स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी से मिलेंगे। तो प्लीज़ वहाँ पे जाइए और वहाँ से आप 100% चीज़ों को कन्फर्म कीजिए। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच।